दिल्ली में 9 महीने से राष्ट्रपति शासन लागू है। फरवरी में मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने वारिस का इंतजार करती रही। इतने महीनों में सरकार बनाने की हलचल तो कई बार हुई, लेकिन कोई भी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी और इसका खामियाजा भुगतने को मजबूर हुई दिल्ली की जनता, जिसे सियासत से कोई लेना देना नहीं। वो तो बस एक ऐसी सरकार चाहती थी जो उन्हें विकास के रास्ते पर आगे ले जा सके। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद हालात वही है जैसे कई महीने पहले थे। दिल्ली में अब विधानसभा भंग होने की मंजूरी मिल गई है और वो वक्त दोबारा आता दिख रहा है जब दिल्ली की जनता के दरबार में सभी पार्टियां फिर से मत्था टेकते दिखेंगे। लेकिन हालात अब पिछली बार से थोड़ा जुदा होने वाले हैं। भले ही विरोधी मोदी लहर पर निशाना साधते रहे हों, लेकिन देश की जनता में मोदी की दीवानगी बढ़ती ही जा रही है और शायद इसलिए बीजेपी ने दिल्ली में जोड़-तोड़ की सरकार बनाने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में अप्रत्याशित कामयाबी हासिल हुई थी और पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली की जनता इस बार उन्हें ही सत्ता सौंपेगी। वहीं लगातार हार से बेचैन नजर आ रही कांग्रेस भी दिल्ली में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेगी। बहरहाल अब इतना तो तय है कि जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे दिल्ली में सियासी गर्मी परवान चढ़ती जाएगी। साथ ही कई सवाल भी जहन में आते रहेंगे। सवाल ये कि क्या दिल्ली में भी खिलेगा कमल? दिल्ली की जनता पर भी चलेगा मोदी का जादू? या सच होंगे केजरीवाल के दावे? क्या थमेगा कांग्रेस की हार का सिलसिला? विधानसभा भंग, अब होगी जंग। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा दिल्ली की सियासत पर। दिल्ली में फरवरी महीने से ही राष्ट्रपति शासन लगा है। कई बार दिल्ली में सरकार बनाने की आहट जरूर सुनाई दी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूने में किसी भी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। इस बीच पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर बखूबी चलते रहे। अब बीजेपी ने दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाने का रास्ता ही बाकी रह गया। अब दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, जिसके बाद इतना तो तय है कि दिल्ली में फिर से चुनावी सरगर्मी तेज होने वाली है और अब फिर से हर पार्टी जनता को रिझाने और दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए जोर आजमाइश करती नजर आने वाली है। राजचक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी, समाज सेवी उमेश कुमार जी, बीजेपी नेता अशोक सिंह और भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी। साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं आप नेता मयंक जैन। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर। विधानसभा भंग, अब होगी जंग। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए काफी महीने से जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन किसी भी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। अब दिल्ली विधानसभा को भंग करने के लिए उपराज्यपाल की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी तक दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव। विधानसभा भंग करने को मिली मंजूरी। एलजी ने केंद्रीय कैबिनेट से की थी सिफारिश। फरवरी में हो सकते हैं दिल्ली में चुनाव। करीब 1 साल पहले नवंबर महीने में दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर था। ठीक 1 साल बाद दिल्ली में चुनाव के लिए प्रचार तो नहीं, लेकिन चुनावी सरगर्मी जरूर अपने चरम पर है। पिछले कई महीनों से कई बार ऐसा लगा कि दिल्ली में जोड़-तोड़ से सरकार बनने वाली है, लेकिन विधानसभा भंग करने की मंजूरी मिलते ही तमाम हलचलों पर विराम लग गया। केंद्रीय कैबिनेट ने उपराज्यपाल की दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी। विधानसभा भंग करने की मंजूरी मिलते ही बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव नतीजों के बाद तय किया जाएगा। पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हम दिल्ली में शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के साथ जो धोखा हुआ है, दिल्ली के साथ जिस तरह का एक डबल चीजें बाकी दलों ने की हैं, दिल्ली के साथ विश्वासघात हुआ है, निश्चित रूप से एक चुनावी सरकार
एक जिम्मेवार सरकार और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दिल्ली में अब ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले उपराज्यपाल ने कांग्रेस, बीजेपी और आप से मुलाकात कर दिल्ली चुनाव को लेकर राय मशवरा किया था। तीनों ही पार्टियों ने दिल्ली में चुनाव की मंशा जाहिर की, जिसके बाद राज्यपाल नजीब जंग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंप दी। राज्यपाल की रिपोर्ट को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय कैबिनेट को भेजा, जिसमें विधानसभा भंग करने की मांग की गई थी। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये साफ नहीं हुआ है। इसके बाद विरोधी बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिकमेंडेशन की होगी राष्ट्रपति ने, उसके बाद कैबिनेट ने डिसीजन लिया, तो इसका मतलब जो कोई पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने को तैयार नहीं थी, तो उस स्थिति में चुनाव ही एक सिर्फ विकल्प है और चुनाव आएंगे, उसको पूरी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। लोकतंत्र में यही प्रावधान है जिनका पालन होना चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दिल्ली जीती, बीजेपी हारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ होते ही आम आदमी पार्टी ने हमलावर रुख अपना लिया है। बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने के केंद्र सरकार के फैसले पर कहा कि दिल्ली जीत गई और बीजेपी हार गई। अपनी 49 दिनों की सरकार को बेहतर बताते हुए केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनाने और भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया। कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार बंद नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई कम करके दिखाई दी। तो 49 दिन का हमारा जो काम था वो जनता खुद ही बात कर रही है, और जनता कह रही है वो 49 दिन हमें 5 साल की तरह चाहिए। दूसरा मुद्दा होगा, अब भ्रष्टाचार खत्म करके हम दिल्ली में विकास करेंगे और दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक शहर बनाएंगे। दिल्ली में चुनावी राह साफ हो गई है। पिछले साल जिस तरह के त्रिकोणीय चुनाव की उम्मीद की जा रही थी, नतीजे भी लगभग वैसे ही निकले, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक होने वाले हैं। अब केजरीवाल का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक से होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा भंग करने को मंजूरी मिल गई और अब चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। अब सवाल यह कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली के साथ विश्वासघात हुआ, दूसरी ओर आपके अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली जीत गई, बीजेपी हार गई। यह आरोप प्रत्यारोप है, यह बड़ा दिलचस्प है। लेकिन एक सवाल हर व्यक्ति के, न केवल दिल्ली वासियों, न केवल दिल्ली के सिर्फ मतदाता, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र के नाम पर चलने वाले इस देश में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अब जब जैसे संभावना है कि अगले साल फरवरी में चुनाव होंगे, इस साल फरवरी में विधानसभा से स्थगित कर दिया गया था, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। लगभग यह जो 1 साल की जो अवधि है, इस अवधि को हम दिल्ली के मतदाता के साथ छल नहीं मानेंगे? यह निहायत रुचकर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर मीमांसा होगी और ये राष्ट्रीय बहस चल भी रही है कि इस स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन, 1 साल तक क्यों ऐसा हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अशोक जी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि अशोक जी, जब आपने पिछले चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद लिखित रूप से उपराज्यपाल को दे दिया था कि आप सरकार नहीं बनाएंगे चूंकि आपके साथ बहुमत नहीं है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के आपको निमंत्रण मिला और उन्होंने कांग्रेस के बाहरी सहयोग से सरकार बनाई, बीच वो भाग के चले गए। यह बात सही है, आपका आरोप है कि वो भगोड़ा बन गया। लेकिन उसके बाद तत्काल बाद इस घटना के आपकी सरकार केंद्र में आ गई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी केंद्र में, आपके पास पूरा अधिकार था, आपके पास संवैधानिक व्यवस्था थी। तो जब केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने अनुशंसा की थी कि विधानसभा भंग कर पुनः चुनाव करवाया जाए, तो उस समय चुनाव क्यों नहीं हुआ, एक सवाल उठता है। और इतने दिनों तक टालम टोल, और सभी जानते हैं इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर संभव प्रयास किए गए कि किसी तरह से चुनाव सरकार बना ली जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या आप महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या आप हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे? दोनों जगह आपकी जीत हुई और अब
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उनके हस्तक्षेप के बाद सभी सक्रिय हुए। उपराज्यपाल ने हर दल के नेताओं को, प्रतिनिधि को बुलाया और जब आपकी ओर से यह कह दिया गया, हालांकि निर्णय सभी जानते हैं कि यह उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का निर्णय था, जबकि पार्टी के कुछ लोग चाहते थे कि यहां पर हम सरकार बना लें, चुनाव में नहीं जाए, लेकिन उनका निर्णय था कि हम चुनाव में जाएंगे। और यह जब संदेश दे दिया गया उपराज्यपाल को, तो उपराज्यपाल ने ताबड़तोड़ अनुशंसा कर दी विधानसभा भंग करने की। आप जाने के तो क्यों नहीं उमेश जी, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जैसा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी कर रही है कि यह जो एक साल के जो छलावे का जो साल रहा, ये 12 महीने, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। देखिए विनोद जी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली की जनता ने जो खंडित जनादेश दिया था जी, जिस भी प्रदेश में खंडित जनादेश होता है उसमें निश्चित रूप से जिसकी भी सरकार होती है वो ठीक से नहीं चलती है। ये दिल्ली की जनता के दुर्भाग्य मान लीजिए या पार्टी राजनीतिक दलों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि मात्र 4 सीटों से हम पीछे रह गए। 32 सीटें हमारी थी, 28 उनकी थी, बाद में उनके एक विधायक छोड़ के चले गए, कई उनके नेता भी छोड़ के चले गए और फिर अरविंद केजरीवाल जी ने वो सरकार बनाया। कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ वो गाली देते थे, जिसके खिलाफ वो बोलते थे, जिसको भ्रष्टाचार के तमंगे पहनाते थे, उसके साथ वो मिले, 49 दिन की सरकार चलाई और 49 दिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने धरना प्रदर्शन में लगाया। और जो जनता ने देखा, देखिए एक टेलर दिखाना और एक 5 वर्षों तक सरकार चलाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप देखेंगे वो 49 दिनों में इन्होंने कानून तो बनाए, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हुई, फरवरी मार्च अप्रैल के बाद गर्मियां शुरू होती दिल्ली में, लोगों को पानी चाहिए थे, लोगों को 24 घंटे बिजली चाहिए थे, उस समय ये छोड़ गए। उस समय ये पूरे देश में सरकार बनाने लगे और जो कांग्रेस को भ्रष्टाचार की बात करते थे, ये बीजेपी को भ्रष्टाचार कहने लगे, भ्रष्ट पार्टी कहने लगे, सांप्रदायिक पार्टी कहने लगे, मोदी जी को गाली देने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में जितने भी उम्मीदवार इनके खड़े हुए, सबकी जमानत जब्त हो गई। आप देखेंगे गाजियाबाद में साजिया इल्मी जी की जमानत जब्त हो गया, जो भी खड़े हुए वहां पे कुमार विश्वास गए, वहां उनका जमानत जब्त हो गया और खुद ये 3.5-4 लाख वोटों से हारे। देश की जनता जानती है कि कौन सही और कौन गलत है। टीवी पे बोलने से ज्यादा बातें करने से नहीं होता। आपको याद होगा विनोद जी, बिहार में एक बार चुनाव हुआ था और जो वहां भी जनादेश था वो खंडित था और रामविलास पासवान जी उस समय अच्छी सीटें जीत के लाए थे और उन्होंने कहा नहीं, हम कोई सरकार नहीं बना देंगे, हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। और वो चुनाव हुआ, उसके बाद उनके विधायक सारे हार गए। मैं आपकी बात, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा, आपने जो मुझे पूछा है, मैं एक बार दिल्ली, आपने खंडित जनादेश की 2 बार चर्चा की, आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, बिहार का उदाहरण दिया। अशोक जी, महाराष्ट्र के ताजा चुनाव में खंडित जनादेश आया, आपने सरकार बना ली, अल्पमत की सरकार बना ली, फिर इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए वहां भी हुआ है, लेकिन हमने वहां भी कहा कि पूर्ण बहुमत दीजिए, लेकिन जनता ने 120 से ऊपर सीटें दी और आप देखिएगा 90 से 288 में 120। विनोद जी, आप 288 देखिए, हमारा जब अलायंस टूटा, जब एक दिन रह गया था और आनंद फानंद में हमने उम्मीदवार घोषित किए, जहां पे शिवसेना लड़ती थी वहां पे हम लड़े, जहां हम लड़ते थे वहां शिवसेना लड़ी और आनंद फानंद में उसके बाद भी 1990 के बाद पहली बार ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो 100 सीटों से ऊपर गई और वो भारतीय जनता पार्टी गई और हम बड़े अच्छे सीटों से जीते। हम 46-47 सीटों पे थे और अलायंस के साथ लड़ते थे तब जीतते थे, हम अकेले लड़े तब हम 123 सीट जीते। और आज भी देखिए वहां हम लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सरकार चाहें तो बाहर से समर्थन हमको एनसीपी दे रही है, हम उससे बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा पुराना गठबंधन था शिवसेना से, हम उसको साथ लेके एक स्थायी सरकार देना चाहते हैं, 5 वर्षों की सरकार देना चाहते हैं। सरकार चली, देखिए मध्य प्रदेश में हमारी 5 वर्षों की सरकार चल रही है, गुजरात में चल रही है, अन्य प्रदेशों में चल रहा है, गोवा में चल रहा है। हम तो छोड़ के नहीं भागे 49 दिनों पे। हमने नहीं कहा कि जी हमने ये पानी घटा दिया, हमने बिजली घटा दिया, अरे भाई एक्ट बनाने में क्या दिक्कत है, आप तो चाहे जितना बना दो। लेकिन जब देने का समय था तो आप बनारस चले गए, देने का समय था तो आप अमेठी घूमने लगे, देने का समय था नेताओं के यहाँ काम करने का तो आप देश में कविता सुना रहे थे। ऐसे काम नहीं चलने वाला, देश की जनता ने देख लिया, अब निर्णय दे देगी। नहीं वो ठीक है सुखजी, हालांकि वो बात सही है कि आप जिन प्रदेशों का परिणाम करें वो आपके बहुमत की सरकार है, वो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो सवाल ही उठ रहा है, अब तो आप चुनावी जंग में उतरने वाले हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर यह जो अवधि 9 महीने का और 2 महीने और फरवरी में चुनाव होंगे, यह जो 1 साल की जो अवधि है, यह लेकर आपके ऊपर यह आरोप लग रहे हैं। खैर बहरहाल से आपके पास हम भारतीय जनता पार्टी पे आप आरोप मत लगाइए। फरवरी में उन्होंने वो सरकार बनी
हुआ, सरकार बना, उसके 49 दिन लगभग 2 महीने उन्होंने चलाया और उसके 2 महीने बाद हमारी सरकार बनी। 4-5 महीने तो वो चले गए और फिर ये चीजें एलजी को करना था, एलजी साहब को देना था। केंद्र सरकार तो सीधा स्टेप कर नहीं देगी कि भाई आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगाओ या क्या करो, क्योंकि इनको प्रस्ताव देना था। अभी उन्होंने राय हमसे पूछी, आज तक तो कभी एलजी साहब ने राय नहीं पूछा कि आप सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जरूर ये कहती रही है कि जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमको बुलाएंगे हम उस पर विचार करेंगे, और आज उन्होंने बुला के पूछा, हमने बता दिया कि नहीं बनाएंगे। अब रोज रोज कोई कहना, अगर हमको छींक आ गई तो वो कहते हैं जी उनको बहुत बड़ा जुकाम हो गया, इस जुकाम से भी आम आदमी पार्टी को नुकसान है, उनको बुखार आ गया, ये जी वायरल फैला देंगे हमारे में। अब ये बहाना बनाने वाली पार्टी जो है, जिनको काम करना था वो तो किया नहीं, AK-49 बनकर के रह गए। आगे देखें आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि ये जो 4-5 महीने की अवधि, इसमें आपने अथक प्रयास किए कि जोड़ तोड़ करके किसी तरह से हम सरकार बना लें, चूंकि आप सफल नहीं हुए। क्योंकि विनोद जी ये बातें सिर्फ केजरीवाल के सिवा और दूसरा कोई नहीं बोला। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने एलजी की बात की, उपराज्यपाल की बात की। उपराज्यपाल के पास आपका लिखित पत्र मौजूद था जिसमें आपने इनकार किया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उपराज्यपाल ने बीच में आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद पत्र लिखा कि जो यहां सबसे बड़ी पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत की सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने पत्र लिखा, आपकी तरफ से कोई उसका खंडन नहीं हुआ, तो क्यों, जबकि उनके पास तो पत्र था कि आप सरकार नहीं बनाएंगे। विनोद जी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसमें आपने देखा होगा जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से, कि कोई ऐसा आया, तो क्या उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास कोई ऐसा लेटर नहीं आया। ये जैसे मीडिया में ही चलता रहा, नहीं, और मीडिया के द्वारा चला। आपने पत्र भेजा, आपने कुछ भी किया, एलजी साहब ने भेजा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कहा। बहरहाल आपके पास आएंगे, लेकिन अभी चलते हैं हमारे साथ आपके नेता मयंक जैन जी जुड़े हुए हैं मुंबई के स्टूडियो से। मयंक जी, अब सीधा अब चूंकि विधानसभा भंग करने की अनुशंसा को अनुमति मिल गई है, अब यहां चुनाव होंगे। अब यह जो सवाल उठ खड़ा हुआ है पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी सीधे, आज उनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया कि इस स्थिति के जिम्मेदार अगर है कोई तो वह है आप, और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। एक सवाल आपके साथ जरूर जनता जानना चाहेगी कि चूंकि इतने दिनों तक विधानसभा जो है स्थगित रही, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, आपकी तरफ से आरोप लगते रह गए कि आपके विधायकों को खरीदने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आपके कोई विधायक बिके नहीं। लेकिन लोकतंत्र के हक में और दिल्ली की जनता के हक में क्या उचित नहीं होता कि आप दोबारा सरकार बनाने का प्रयास करते? मयंक जी। विनोद जी, एक काउंटर क्वेश्चन मैं भी पूछूं? हाँ बोलिए। जी। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा भी है, क्या लोकतंत्र के हक में, क्या दिल्ली की जनता के हक में ये सही नहीं था कि 8 महीने पहले बीजेपी बोलती कि हम विधानसभा भंग कर दें? क्योंकि जब हमने छोड़ी थी 49 डेज में सरकार, हमने क्लियर कट लेटर दिया था अपना कि विधानसभा भंग की जाए। ये बीजेपी वेट किसका कर रही थी कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चले, फिर सरकार बनाइए। यानी कि वही बात हो गई ना, जब डंडा चला, जैसे कि काला धन पे चढ़ा इनको, इन्होंने तो कोई मेहनत की नहीं, काले धन पे भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चढ़ा, तो लिफाफे में चुपचाप खिसका के नाम दे दिए गए। वो अलग बात है, उसमें 300 खातों में 0 बैलेंस है। तो ये सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे काम करेगी, तो क्या होती थी फिर? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे काम करती थी। तो विधानसभा पहले बंद क्यों नहीं की? इसका एक ही जवाब है सर, केजरीवाल का डर, इनके जहन में डर है केजरीवाल का। जी आपको ध्यान होगा तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की नहीं थी, जो आप कह रहे हैं। आपने उस समय जब आपने इस्तीफा दिया था, विधानसभा भंग करने की बात की थी, उस समय सेंट्रल में कांग्रेस की थी। अरे कांग्रेस बीजेपी सर जी, अरे सर कांग्रेस और बीजेपी की बात मत करिए, बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करिए। आप दोनों ने सरकार बनाई है साथ में, दिल्ली में आपने सरकार चलाया है, आप क्या बात कर रहे हैं दूसरों को? अरे सर आप उसकी बी पार्टी है, आपने कांग्रेस और बाकी लोगों के कहने पे तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे बीजेपी को रोकने के लिए। देश की जनता ने ये बात देखी आपकी। चलिए बोलिए, बोल लीजिए। देश की जनता ने देखा आपको, आपने कांग्रेस के सर पे। मयंक जी, आपने जो काउंटर, मयंक जी आपने जो काउंटर सवाल पूछा वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि उपराज्यपाल के पास आपकी चिट्ठी, आपकी अनुशंसा मौजूद थी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ कि विधानसभा भंग कर चुनाव करवाया जाए।
लेकिन नहीं हुआ, उसको उन्होंने लंबित रखा। ये तो हम पहले बता चुके हैं। अब सवाल है कि अब जो आप पर सीधा आरोप लग रहा है कि इस बीच आपने जो कोशिश की होगी या नहीं की, क्या आपने, चूंकि कांग्रेस से ध्यान रहे, आप जिस कांग्रेस के समर्थन पर आपने सरकार का गठन किया, सरकार चला रहे थे, उस कांग्रेस से समर्थन वापस नहीं लिया। आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, कांग्रेस ने नहीं कहा था कि हम समर्थन लेंगे। वैसे में जब आपने इस्तीफा दे दिया तो जनता के साथ वो छल माना जाएगा। चलिए, उसके बाद की स्थिति, जब इतने दिनों से विधानसभा स्थगित रही और जनता देख रही थी कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, वो भी दिल्ली जैसा प्रदेश, वो उसके नागरिक देख रहे थे कि कोई विकास का काम नहीं रहा, कोई सरकार नहीं है। आपके चुने हुए जितने विधायक, जो जितने 70 विधायक थे, वह हाथ उठा देते थे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कि कोई सरकार नहीं, हम क्या करें। तो क्या इसका जो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आप भी काफी दोषी। इस बात को मैं नहीं मानता जी। नहीं तो फिर कौन दोषी है? इस बात का मैं जवाब दूं सर विनोद जी, एक बात। हाँ बोलिए बोलिए। जवाब दूंगा आज। एक मिनट सर विनोद जी, एक मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं आपकी इस बात पे अग्री नहीं करता। इसका रीजन ये है, बीजेपी कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, एक बहुत बड़े चैनल ने, जो दिल्ली का चैनल है, उसने एक सब प्रोग्राम किया था एमएलए का कि जो विधानसभा भंग नहीं हुई है तो एमएलए हैं, तो किसने एमएलए ने कितना खर्चा किया, क्या काम किया। आपको जान के हैरानी होगी कि आम आदमी पार्टी के ओनली एमएलए थे जिन्होंने अपना फंड खर्च किया, वहां एरिया में काम किया। ये दोनों पार्टियां जो वैसे भी कुछ नहीं करती है, ये घर पे बैठी हुई। तो ऐसा नहीं है एमएलए काम नहीं कर रहे थे। जो पूछा गया वो बताइए। मुद्दा ही तो है, मतलब आपके लिए एमएलए का काम करना मुद्दा नहीं है आपका। बिल्कुल विनोद जी, देखिए इन्होंने बात रख दी, मयंक जी, विनोद जी इन्होंने पूछा है तो मैं बता दूं, क्या राखी बिरला द्वारा एक छोटे से बच्चे पे एफआईआर करना ठीक है? क्या आपके कानून मंत्री द्वारा महिलाओं को अपमानित करना ठीक है? आप क्या बात कर रहे हैं? अब मुद्दे से कौन भटका? नहीं, आप बताइए ना, आपने जब बात की तो मैंने बोला है। से कौन भटका? अरे बात करिए कि आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई थी 2-4 दिन में आपको इस्तीफा देना पड़ा? कौन सी ऐसी बात हो गई थी आपको? आपने तो दोनों मिलकर 5 साल के लिए सरकार बनाई थी, तो आप 49 दिन में क्यों चले गए? ये बोलिए सीधे सीधे कि आपको लोकसभा में चुनाव लड़ना था, उतावलापन था आपको। आप हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, पंजाब में बनाना चाहते थे, लोकसभा में जब जमानत जब्त होगी तो घर आके बैठ गए। नहीं, हाँ बोलिए मयंक जी। देखिए, जो मूल प्रश्न आपके साथ है और जो देश की जनता जानना चाहती है और दिल्ली के मतदाता जानना चाहते हैं मयंक जी, कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? या जो 9 महीने तक जो स्थिति बनी रही, जनता के साथ, मतदाता के साथ जो छल हुआ, उसके लिए क्या आप जिम्मेदार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ? मयंक जी। विनोद जी, एक बात है इसमें, देखिए जब हम सरकार में थे आपने देखा होगा लाइव दिल्ली में विधानसभा का सेशन लाइव होता था, टेलीकास्ट। आपने देखा ये कांग्रेस बीजेपी वाले किस तरह मिलकर हमको बिल्कुल काम करने नहीं देते थे। आज तो केजरीवाल जी बल्कि मोदी के काम को सराहते हैं अगर वो अच्छा काम करते हैं तो। इन्होंने तो डे 1 से सोचा हुआ था कि हम इनको काम करने नहीं देंगे, हर एक पॉलिसी में टांग अड़ाना। दोनों मिलके इनकी कहीं ना कहीं आंखें मिलती थी, इशारे हो जाते थे कि इनको काम करने नहीं देना है। और हम तो मोदी जी के अच्छे कामों का बिल्कुल वो करते हैं, स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, बहुत अच्छी पहल की उन्होंने। अब हमने तो उनके लिए नहीं सर, आप ही करिए, ये आपकी संस्कृति में है। झारखंड में देखा, यूपी में देखा, कर्नाटका में बेलारी ब्रदर्स में सुषमा स्वराज ने अपना हाथ रखा और उन्हीं को जेल में डाला। उन्होंने क्या किया हम सब जानते हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी माहिर है, यहां पे मॉरल स्टैंड लेके खड़ी हो गई। ये इतिहास है सर। विनोद जी, आप तो इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, मैं झूठ तो नहीं कह रहा कुछ। इन्होंने हमेशा ये किया, दिल्ली में इनका रायता हमने फैलाया। मेरे को एक बात अपने बीजेपी के दोस्त से पूछनी है, शेर सिंह डागर को जो शोकॉज नोटिस दिया था उसका क्या हुआ? कुछ तो हुआ शोकॉज नोटिस का? आप बताइए क्या हुआ, आप ही बताइए ना क्या हुआ। हम विषांतर नहीं करें, ये विषांतर हो रहा है। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस की पार्टी में चौधरी जी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, अरे सर सोमनाथ भारती जी को क्यों निकाला पार्टी सब तक? आपके पास है कुणाल जी, अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधि की बात सुनी। अब जो यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, अब ये लोग, अब मंथन का विषय यह है कि आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। चूंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर के चले गए थे और इस्तीफा पत्र के साथ साथ उन्होंने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की थी, जो कायदे से नियमतः मान लेना चाहिए था, लेकिन वो माना नहीं गया। 9 महीने गुजर गए और विधानसभा स्थगित रही। आज जाकर विधानसभा भंग तब की गई जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह दिया गया कि वो सरकार बनाने के हक में नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में
आपका क्या लगता है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी, आप, या स्वयं आपकी कांग्रेस पार्टी भी? कुणाल जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट जो काम था, जो जनता ने इनको जनादेश दिया था, ज्यादा सीटें दी थी, इनके प्रति रुझान की बात करते हुए इनको समर्थन दिया था जी। पर आप पार्टी पे 39 दिन में यहाँ पे सत्ता छोड़ के भग गई, क्योंकि उसे मालूम पड़ा कि सत्ता में रहना कितना मुश्किल काम है। जो झूठे वादे इन्होंने करे थे, जो वादे करके आए थे, वो पूरे करने में नाकाम थे, तो इन्होंने भग के खड़े हो गए। फिर भारतीय जनता पार्टी की बात आती है। इनकी सरकार केंद्र में आते ही जब एलजी का शासन दिल्ली प्रदेश ने देखा, तो भीषण बिजली का तमाशा जनता ने देखा कि किस प्रकार का त्राहिमाम बिजली के लिए जनता को होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोड़ तोड़ और सारी कोशिश, खरीद फरोख्त से लेकर सारी कोशिशें कर ली कि किस प्रकार से जनता को बरगलाया जाए और किस प्रकार से कोशिश करके सरकार बनाई जाए। पर जब ये देखा कि सारी कोशिशें फेल हो गई, उसके बाद ये लोकतंत्र में आने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के जनादेश को मानती है और जनता ने 15 साल की स्थायी सरकार देखी है, जिसने दिल्ली को वो ऊंचाइयां दी है, वो फ्लाईओवर से वो मेट्रो ट्रेन तक दी है, और दिल्ली को हिंदुस्तान के विश्व में नंबर 1 शहरों में लाके खड़ा करने का काम वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। कभी बिजली का त्राहिमाम जनता ने दिल्ली की नहीं देखा, कभी पानी की समस्या नहीं देखी। पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, ऐसा लगा एक देश के बिजली के मंत्री कहते हैं कि इतना बड़े लोग ज्यादा आ गए दिल्ली के अंदर। क्या पहले दिल्ली में लोग नहीं थे? जो इतनी बड़ा बिजली का संकट नहीं था। केंद्र सरकार ने पूरी तरह विफल हुई और AK-47 को भी जनता ने देख लिया और उस 56 इंच के सीने को भी देख लिया, जो कभी पाकिस्तान पे वार करने की कहता था और अब सीधे साड़ी का लेन देन करने का। एक तरफ पाकिस्तान तोप से गोले फेंक रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मुंह से गोले फेंक रहे हैं। ये जनता के सामने देख चुकी है जनता ने इनके अच्छे दिन भी देख लिए हैं कि महंगाई कम करने की बात कही थी, कहा था कि पाकिस्तान का भी कुछ करेगी तो हम बताएंगे। किस प्रकार से जनता के अच्छे दिन आए, किस प्रकार से दिल्ली की जनता के अच्छे दिन आए। कांग्रेस पार्टी ने जनता का जो जनादेश था उसको मानते हुए उसका समर्थन किया था आपका कि आइए आज सरकार बनाइए। पर ये भी भाग खड़े हुए और इन्होंने भी जनता के साथ धोखा किया। ये दिल्ली की जनता देख रही है। आप तय तौर पे देखेंगे कि सरकार। आप कुणाल जी हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल हमें देख लें कि दिल्ली में फिर से चुनाव होना तय हो गया है। दिल्ली में त्रिशंकु लड़ाई के आसार हैं और चुनाव में जनता को रिझाने और अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन ताजा हालातों को देखते हुए मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही होना तय है। केंद्रीय कैबिनेट ने उपराज्यपाल के सिफारिश को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद दिल्ली में चुनाव होना तो तय है। अब दिल्ली को फतह करने के लिए सभी पार्टियां जुटने वाली हैं। दिल्ली में वैसे तो 3 बड़ी पार्टियां जंग में उतरेंगी, लेकिन लोकसभा के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद दिल्ली में भी उसके हालात जुदा होंगे, इसके आसार तो कम ही लग रहे हैं। बीजेपी और आप में ही होगा मुकाबला। केजरीवाल और मोदी के बीच छिड़ेगी जंग। पिछले चुनाव में भी यही दोनों पार्टियां सीधे मुकाबले में थी। मोदी मैजिक के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन अब चुनाव लोकसभा के नहीं बल्कि विधानसभा के होंगे। बीजेपी इस बात से बखूबी वाकिफ होगी। इसलिए भले ही हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई हो, लेकिन दिल्ली में वो सत्ता हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी। बीजेपी दिल्ली में मोदी के सहारे ही अपनी नैया पार करने की कोशिश करेगी और इसलिए किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने की बात कह रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी सोशल साइट पर केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी का राग अलाप रही है। पार्टी का कहना है कि अगर मुखी बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार नहीं है तो सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान क्यों नहीं करती। बीजेपी क्यों सामूहिक नेतृत्व के बारे में बात कर रही है? मुझे लगता है क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि भाई अपना एक आदमी क्यों खराब करें। क्योंकि आप नाम का अनाउंसमेंट तब करते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हो जीतने के लिए। देखिए लोकसभा चुनाव के नरेंद्र मोदी जी के नाम का अनाउंसमेंट बड़े बड़े तरीके से किया गया क्योंकि कॉन्फिडेंट थे जीतने के लिए। तो और पिछले बार भी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था हर्षवर्धन जी का नाम बड़ी तेजी से।
इसका मतलब साफ है, बीजेपी जानती है कि विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरीके से हारने जा रही है, इसलिए किसी के नाम का प्रोजेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बीते 9 महीनों के दौरान दिल्ली का सियासी माहौल काफी बदल गया है। केंद्र में कांग्रेस नहीं, बीजेपी काबिज हो चली है। नरेंद्र मोदी का जादू जनता में सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में इतना तो तय है कि दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे और आपके मयंक गांधी जी का कहना था, मयंक जैन जी का, कि उनका कोई दोष नहीं, सारा का सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का है। उमेश जी, आपने सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा और अभी तक चर्चा सुनी। यह तो पूरा देश देख चुका है कि जब आप पार्टी का गठन हुआ और अरविंद केजरीवाल लोकप्रियता के भिलोरे पर ले रहे थे, उस समय जब भी कुछ होता था, कोई भी निर्णय लेना होता था, वो जनता के बीच जाते थे। जनता से बगैर पूछे, वो कहते कि ये आपकी पार्टी है, बिना उनसे पूछे कोई निर्णय नहीं लेते थे। लेकिन जब इस्तीफा देने की बात आई और बकौल भारतीय जनता पार्टी जब भगोड़ा बनने की बात आई, तो वो जनता के पास नहीं गए, वो सीधे चले गए अपने लोगों के पास, वहां से घोषणा कर दी कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो यह जो एक आरोप उन पर लगता है, इसे भी जनता के साथ, मतदाता के साथ छल माना जा रहा है। हम अभी जो हमने एक रिपोर्ट देखी, अब देखेंगे कि यह चुनाव क्या सचमुच मोदी और केजरीवाल के बीच है, भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप पार्टी के रुख पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं इस वर्तमान स्थिति का सारा दोष आप पार्टी पर बढ़ दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली का बेटा होने के नाते दिल्ली की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ जी, और दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि अब नया चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद दिल्ली में दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम कर रही थी पिछले 9 महीने से, उनके कार्य नहीं हो पा रहे थे सही ढंग से, विकास का जो कार्य सब ठप हो गया था, उन्हें एक नया दोबारा मौका मिलेगा अपनी पसंदीदा सरकार चुनने का और अपने कार्य को पूर्ण रूप से एक जिम्मेदार सरकार से कराने का। दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊं, दिल्ली की जनता इतनी प्यारी है जी, इतनी प्यारी जनता है, पूरे देश की जनता को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, इतने प्यारी, पर दिल्ली की जनता में जो प्यार है वो बहुत अलग किस्म का है। दिल्ली की जनता ने जिसे चाहा उसे आसमान में बिठा दिया और जिसे चाहा उसे पटक दिया। दिल्ली की जनता माननीय केजरीवाल जी को एक बार मौका दे चुकी है, लेकिन वो दिल्ली की जनता के वादों पर, जो उन्होंने वादे किए थे, उनकी भावनाओं पर खरे नहीं उतरे हैं और उसका जो खामियाजा केजरीवाल को भुगतना होगा, क्योंकि केजरीवाल ने एक गलती नहीं की है, गलती उन्होंने अनेकों की हैं। पहले इस्तीफा दिया बिना पूछे, उसके बाद जितने भी उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों को भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया। मीडिया के साथ उन्होंने, जो मीडिया हमारा प्रमुख स्तंभ है, एक 4 स्तंभ में से एक स्तंभ मीडिया को भी कहा जाता है, उसको भी उन्होंने धता बता दिया। इस हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब उनका खेल ज़्यादा लंबा तो चलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए थे वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम थे। अब क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी खुद एक एक चुनाव, जैसे आपने हरियाणा के देखे, महाराष्ट्र के देखे, अब वो खुद एक एक चुनाव को देखते हैं, अमित शाह के साथ मिलकर के पूरा संघ देखता है और इस दिल्ली के चुनाव पर उनकी बहुत पैनी निगाह है और इसको वो हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसलिए इस समय केजरीवाल को या कांग्रेस को ये कहना कि हम इतनी सीटें जीत लेंगे, ये कर लेंगे, चुनाव बहुत ही टफ होने वाला है और दिल्ली की जनता को चुनने का चुनाव। आपकी क्या स्थिति होगी, आपका क्या आकलन है? देखिए, मुझे लग रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी जो इस समय की जो हालात है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे मालूम है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। आम आदमी पार्टी की सीटें घट के 12 हो जाएंगी और कांग्रेस की सीटें जो 8 हैं वो 16 हो जाएंगी और बीजेपी बड़े बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। चलिए मयंक जी, अभी उमेश कुमार जी की बात आपने सुनी, इनके हिसाब से इस चुनाव में तो आप पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं नहीं टिक रहे हैं और आपकी ओर से अरविंद केजरीवाल ने, आशुतोष जी ने, सिसोदिया जी ने, सबने यह दावा किया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन उमेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपकी पार्टी से इनके बहुत मधुर संबंध कभी रहे हुए हैं, इन्हें जिक्र है। इनका यह आकलन है कि अगर चुनाव होते हैं, जो होने ही जा रहे हैं, तो चुनाव परिणाम आपके लिए
बहुत ज्यादा दुख लेकर के आने वाले हैं, कोई खुशी का नहीं। महक जी, अच्छा, लगता है हमारा संपर्क छूट गया। चलिए फिर मुख्य मुद्दे पर आते हैं अशोक जी के पास। अशोक जी, अब यह कयास लगाया जा रहा है कि यह जो चुनाव होगा, वैसे त्रिकोणीय बोल रहे हैं लेकिन सीधा मुकाबला यह कहा जा रहा है, बल्कि यह नहीं कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में, यह कहा जा रहा है कि मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच होने जा रहा है। यहां एक सवाल यह कि जिस प्रकार महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में परंपरा तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान की कमान अपने पास थामी, यह कहा गया कि यह जो मोदी लहर, कथित मोदी लहर, यह कि मोदी लहर के सहारे ही यह दिखाना चाहते हैं महाराष्ट्र हरियाणा में कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है वह किसी अन्य के खाते में उसका श्रेय नहीं जाएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी के खाते में। हालांकि जो चुनाव परिणाम है उस पर अगर आप बोलेंगे तो बाद में चर्चा करेंगे, कुछ वैसा नहीं है। लेकिन यह जो एक अजीब सवाल इस लोकतंत्र में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल, चरित्र और चेहरा लेकर और सिद्धांतवादी और एक ईमानदार पार्टी के रूप में जिसने अपनी पहचान बनाने की कोशिश शुरू से की है, उसके ऊपर अब यह आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र को हाशिए पर रखकर भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक व्यक्ति विशेष को सामने ला करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रही है, अर्थात नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? देखिए विनोद जी, आपने एक व्यक्ति की बात कही है, तो मुझे याद है मैं आपके चैनल पे बैठा था जी, लोकसभा चुनाव से पहले, हाँ, और पिछले वाले में 2009 में भी जी, तो उस समय ये हो रहा था कि आपका नेतृत्व कमजोर है। फिर बीच में आता था कि आपका अभी जैसे प्रश्न उठा कि हाँ मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, पार्टी मजबूत होती है, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी बड़ी मेहनत करके एक नेता को डेवलप करती है, पार्टी उसको एमएलए के टिकट देती है, उसको तैयार करती है, जिताती है, फिर उसको मिनिस्टर बनाती है, फिर वो मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है, फिर वो देश में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आज नरेंद्र मोदी वहीं से उठ के आए। पार्टी नहीं होती तो नरेंद्र मोदी नहीं होते, पार्टी नहीं होती तो अमित शाह नहीं होते, पार्टी नहीं होती तो राजनाथ सिंह नहीं होते, और पार्टी नहीं होती तो मैं भी आपके चैनल पे आज नहीं होता। निश्चित रूप से एक पार्टी बनाती है। दूसरी बात, आप जब कह रहे थे कि आपने और बोला कि हरियाणा का, महाराष्ट्र का या उसका, देखिए हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जनसंघ से लेके आज तक कि जनसंघ काल से भी, और भारतीय जनता पार्टी 1980 में 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई, आज तक हम कभी वहां सरकार नहीं बना पाए। एक बार हम कुछ सीटें जीते थे, चौटाला जी के साथ रहे, लेकिन पहली बार हमने हिम्मत किया और हम सीधे सीधे जनता के बीच में गए, और वहां जहां हमारा संगठन था ही नहीं वहां पे स्पष्ट बहुमत के साथ आए। दिल्ली में तो हमारा संगठन भी मजबूत है, दिल्ली में हम सरकार में रहे भी हैं और आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आप देखिएगा 28 सीटों की बात करते हैं ना ये केजरीवाल जी, 28 सीटें पूरी विपक्ष भी नहीं ला पाएगी, और देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि केंद्र सरकार को अच्छे कानून व्यवस्था दे सकती है केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए दिल्ली के पास कुछ नहीं है व्यक्तिगत। आप, हम भी विपक्ष में रहे, हमने भी इसका खमेजा भुगता है। आज दिल्ली के पास कुछ भी नहीं है। आज पिछली बार देखिए, अब जब सरकार बनी हमारी, बजट आया, उसमें हमने दिल्ली में पानी के लिए पैसे दिए, हमने दिल्ली में सीवरेज के लिए पैसे दिए, दिल्ली में हमने बिजली के लिए पैसे दिए। मुख्य मुद्दा पर आ जाए अशोक जी, मुख्य मुद्दा पर आ जाए कि आप स्थानीय नेतृत्व अर्थात प्रादेशिक स्तर पर नेतृत्व को, आपका जो अभी शीर्ष नेतृत्व है, आपका जो हाई कमान है, वो पनपने क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में देखिए, इसी दिल्ली, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, इसी दिल्ली के चुनाव में आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित किया था, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, तो अचानक अभी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते नई मैंने व्यवस्था आते ही यह परिवर्तन क्यों? नहीं विनोद जी, देखिए जब हमने घोषित किया था, निश्चित रूप से आपने देखा होगा, उनका एक बहुत अच्छा साफ सुथरा छवि है, बहुत अच्छे कानून व्यवस्था देखते भी हैं। पिछली बार कानून मंत्री रहते हुए, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो नहीं, तो क्या अब कोई दूसरा हर्षवर्धन नहीं है? देखिए देश में, दिल्ली में कोई दूसरा हर्षवर्धन नहीं है। देखिए देश में हमें भी एक अच्छा हेल्थ मिनिस्टर चाहिए, और वो बहुत ठीक है, वो नहीं बने, दूसरे नहीं। आप देखिए महाराष्ट्र में तो हमने घोषित किया था, महाराष्ट्र में नहीं किया, हरियाणा में, वही तो मैं कह रहा हूं, जब से नई सरकार, आप देखिए, जब से नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी आई है, तब किसी कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है। आज खट्टर जी वहां से निकले ना,
खट्टर जी की जो चुनाव पश्चात जो नेतृत्व था, हमने एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिया, देवेंद्र फडणवीस को दिया, लोगों के चहेते को दिया, अच्छा दिया, युवा दिया। हमारी पसंद जनता पसंद करती है, जनता हमारी काम को पसंद कर रही है। अगर काम को नहीं पसंद करती, केंद्र सरकार के काम को पसंद नहीं करती, तो इन जगहों पे हम जीतते नहीं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कुणाल जी कह रहे थे कि 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती का ये असर है कि आप हरियाणा से निकल गए, 56 इंच की छाती का असर है कि आप महाराष्ट्र से चले गए, और 56 इंच की छाती है कि आप जम्मू से भी चले जाएंगे, झारखंड से भी चले जाएंगे, और दिल्ली में तो आप चले ही गए। आपने दिल्ली का गर्व नहीं, माथा ऊंचा नहीं किया। आप जो कॉमनवेल्थ गेम था, जो पूरा विश्व का ध्यान था, उसके पैसे खा गए कलमांडी जी और शीला दीक्षित जी ने। आपने तो सर नीचा किया, और जिसका कारण है कि जहां पे आप 47-48 सीटें आते थे, आप 8 सीट पे आ गए। आप बात करते हैं देश को गर्व करने की। अशोक जी विषयांतर हो रहा है। मेरा आपने कहा व्यक्तिवाद की बात की, क्योंकि देखिए मैं आपको याद कर रहा हूं, अशोक जी मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपकी बात, इन्होंने बॉर्डर पाकिस्तान की बात की, आपको याद होगा विनोद जी, हमारे यहाँ पाकिस्तानी सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों को गर्दन काट कर ले जाते थे, और इनके गृह मंत्री कहते थे कि पता नहीं वर्दी में थे वो कौन है, सेना के लोग हम पता कर रहे हैं। आज के गृह मंत्री ने कहा कि अभी क्या हो रहा है, अभी रोज फायरिंग हो रही है हमारे यहाँ बॉर्डर पे, सफेद झंडे नहीं रोज फायरिंग हो रही है, रोज। हमारे यहाँ गृह मंत्री ने कहा 25 किलोमीटर घुस के आ गया होती है, तो इधर से भी अगर पाकिस्तान और चाइना पे हम लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी थी कि बांग्लादेश बना दिया था कि पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी का। आपके जैसे नहीं है कि कोई हमारे संघ को गर्दन काट के ले जाए, अगर कोई एक काटता है तो 10 मारते हैं। आप बात कर रहे हैं नहीं अशोक जी, यह बात रोज भारत पे हमला हो रहा है, अभी रोज उसके सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं। सैनिक नहीं घुसे, अगर वो एक तोपे चलती है, इधर 10 तोपे चलती है। चलिए वो तो सीमा की बात है, वो अपनी दिल्ली की बात कर लें। देखिए जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और उसके बैठिए, अब 5 साल 5 साल इंतजार कीजिए, जरा आप शांत रहेंगे। करने के केस जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ कांग्रेस पर लगाया करती थी इंदिरा गांधी पर, कि अधिनायकवादी तरीके से इंदिरा गांधी वो पार्टी को चला रही है और सरकार को चला रही है, आज बिल्कुल उसी रास्ते पर क्या नरेंद्र मोदी नहीं चल रहे हैं, या यह देश के हम यहाँ बैठे हुए हैं आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में, यह चर्चा शुरू हो गई है। आपको इस पर मंथन करना चाहिए। जैसा इस चुनाव में ये भी तय है, जैसा कहा कि दिल्ली चुनाव में भी, झारखंड चुनाव में भी नरेंद्र मोदी सामने आएंगे। हालांकि अब यह बात अलग है कि उसके परिणाम क्या होंगे। सिर्फ आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र के चुनाव में अशोक जी, आपके प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 27 रैलियां की, 27 रैलियां की, 17 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार चुनाव हार गया। उस 27 में मैं आपको वाकई दे रहा हूं, विदर्भ में उन्होंने 4 रैलियां की, 3 जगह पर वो हार गया, एक नागपुर छोड़कर। हालांकि नागपुर क्यों जीत गया सबको जानता है, को नितिन गडकरी का गढ़ है। तो यह परिणाम यह है, तो यह मत कहिए। लेकिन इसके बावजूद यह जो अभी निर्णय लिया गया कि सामूहिक नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ा जाएगा। विनोद जी, आपने 3 हारने की बात तो कही, लेकिन हम जीते कितना वो तो आपने कही नहीं। जीते मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री, आप देखिए वो मोदी जी का ये सर है कि हम 46 शिवसेना से मिलके आते थे और 123 आ गए। ये जोड़ आप ये भी तो बताइए ना, आप ये 4 हारने की बता रहे हैं। आज विदर्भ में कोई पार्टी बची नहीं, मैं उन कांग्रेस और बाकी कोई बची नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाएं ली, वो मैं परिणाम बता रहा हूँ कि उनके चुनाव रैलियों का परिणाम क्या हुआ। मैं पूरे बात पर बहरहाल अब जो दिल्ली में यह कहा जा रहा है अशोक जी कि आपकी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और चुनाव के पश्चात वो कोई मुख्यमंत्री का चयन करेंगे अगर आपके पार्टी को बहुमत मिला। खतरा हुए, मैं बार बार वही खतरा हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतवादी ईमानदार पार्टी के रूप में लोगों ने कांग्रेस के विकल्प पर उसको वोट दिया, कांग्रेस का विकल्प मांगना राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे चर्चा आम हो गई है कि यह जनता के साथ कहीं छल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि यह देखा जा रहा है कि जिन बातों की आलोचना कांग्रेस के लिए की जाती थी, इंदिरा गांधी के लिए की जाती थी, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं। बहरहाल अब मैं जी आपने पूछ लिया, एक छोटा सा जवाब बोलिए। आप देखिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमने बनाया, एक भी भ्रष्टाचार के जिस पे आरोप लगा हो हमारे मंत्रिमंडल में भी नहीं है। ये देखिए अब अगर ये विषयांतर होगा, देश की जनता को पसंद दिया हमने, जो देश की जनता चाहती थी वो दिया। उदाहरण आप हरियाणा और महाराष्ट्र छोड़िए, आपको भी अच्छी तरह पूरा देश जानता है कर रहा है उसका छोरा है ना। सदानंद गौड़ा का क्या है,
जी मुख्यमंत्री बने हैं क्या? क्या बात करते हैं? पहले आप देख लीजिए। अरे आपके दामाद जी का क्या हालचाल है, उनसे पहले पूछ लीजिए। दामाद जी का हालचाल, गलत सर्टिफिकेट सरकारी दामाद का हालचाल पूछिए, बैठिए। चलिए हम लोग सदानंद गौड़ा के बेटे के बारे में बताइए क्या स्थिति है। पहले एक रेप के ऊपर देश में चिल्लाते थे और आपके मंत्रिमंडल में रेप करने वाले आदमी का बेटा, उसके ऊपर क्यों नहीं जवाब देते हैं? किसका नाम लोगे? के ऊपर कितने केस लगे हुए हैं? अलग विषय अलग चर्चा करेंगे। अभी हम चल रहे अब ऐसा लग रहा है ये कॉमनवेल्थ जंग है वो नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। जनता ने जवाब दिया, केजरीवाल एक बार वाराणसी में मोदी के हाथों पछाड़ खा चुके हैं। और क्या इस बार ऐसा नहीं है कि मोदी लहर में इस बार फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हवा में उड़ जाएंगे? महंग जी, देखिए 93 में मदन लाल खुराना थे, सुषमा स्वराज जी 98 में थी, 2003 में फिर मदन लाल खुराना को लीडर प्रोजेक्ट किया गया, 2008 में विजय कुमार मल्होत्रा और 2013 में हर्षवर्धन जी। तो इस बार ऐसी मजबूरी है या डर के मारे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है? और ये तो अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी अपनी पीएम की कुर्सी छोड़ के सीएम बन रहे हैं। मैं तो पहली बार ऐसा बलिदान देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अपनी पीएम की कुर्सी छोड़ के सीएम बन रहे हैं। अच्छी बात है, आपके सीएम बहुत अच्छी बात है, हम खुशी है इस बात की। मुझे एक बात बताइए ना सर, हर्षवर्धन को बड़ा चढ़ा के इन्होंने हमारे एक तो इनको प्लीज बोलिए, ये अपना जरा अपनी बात अपने ये दोनों आपस में लड़ते हैं, दूसरे को मौका करने देते नहीं है। भाई भाई तो आपस में वैसे ही है। बोलिए महंग जी, बोलिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इतने साल इन्होंने लीडर प्रोजेक्ट किया, यहां तक कि हाल ही में 2013 के इलेक्शंस में भी उन्होंने हर्षवर्धन जी को प्रमोट किया। तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या डर है कि इस बार लीडर ही नहीं मिल रहा? मतलब क्या मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढे हैं लीडर को? आज सामूहिक लीडरशिप में करने लड़ रहे हैं। तो यानी एक बात तो है, बैक ट्रैक तो ये कर रहे हैं, दूसरी बात ठीक है ना। तो मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, हमको तो कोई भी चलेगा, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इनको पड़ रहा है क्योंकि ये 2013 की हाल ही की बात में हर्षवर्धन को लाए थे और अब खुद ही बोल रहे हैं कि सामूहिक लीडरशिप में लड़ेंगे। यानी ये तो अच्छी बात है, मोदी जी रिजाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मोदी जी, आप पर आप प्रधानमंत्री रहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। थैंक यू, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप विधानसभा चुनाव के बाद आप महंग जी लोकसभा भी लड़े थे आप, और लोकसभा में सातों की सातों सीटें बीजेपी जीती, आपका खाता नहीं खुला। 1.5 साल से इनकी सरकार है, हरियाणा में सरकार है, वाड्रा पे जांच का एक बात इन्होंने नहीं की। ये इतने बेशरम है, वाड्रा की दामाद जी की बात करते हैं, आज तक वाड्रा पे इनकी राजस्थान सरकार ने जांच का कुछ वो नहीं दिया। क्या कर रहे हैं? ये तो खुद मिले हुए, इनका खुद का सरकारी दामाद है। क्यों बड़ी बड़ी बातें वाड्रा की करते हैं? ये करे ना, इनकी सिक्योरिटी एयरपोर्ट से क्यों नहीं हटाई गई अब तक? अब तक एयरपोर्ट पे जो वाड्रा जी का नाम लिखा है स्पेशल प्रोटेक्शन में, वो क्यों नहीं हटाया गया? यानी आप रंजन भट्टाचार्य को मत छेड़िए, हम रॉबर्ट वाड्रा को नहीं छेड़ेंगे। कुल मिला के कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश लूट के भगोड़े सरकार है तुम्हारी और बात कर रहे हो आप जबरदस्ती। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है भैया। रंजन भट्टाचार्य को हम नहीं छेड़ेंगे, आप वाड्रा को मत छेड़िए, वो हमारी बेटी के दामाद है। दोनों सरकारी दामाद बन के बैठे हैं, दोनों देश को लूटे जा रहे हैं। मोदी जी ना कुछ करने वाले, राजस्थान में करना होता, 1.5 साल के अंदर कुछ ना कुछ कर चुके होते, अब तक कुछ नहीं किया। लोकसभा में नौटंकी करने के लिए बुक ले आए थे, दामाद जी की बड़ी बुक रविशंकर प्रसाद, क्या किया दामाद जी के ऊपर? तो ये बात ना करे, कुछ करके दिखाए। कालाधन में तो उनका यूटर्न हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। शीला दीक्षित जी के खिलाफ वो इतने बड़े मोटे किताब कहाँ गए आपके? जी नौटंकी कहाँ गई? आपने जो गडकरी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दो, कहाँ गया? दर्ज कर दी थी, यही कहाँ है वो शीला दीक्षित के खिलाफ जो 170 पेज के? वो आप अपनी बात करिए। एमसीडी हमने तो एफआईआर कर दी थी, हमने एमसीडी के खिलाफ भी की थी, वो आपको चुप गई। उनके साथ सरकार बनाई आपने। भाई भाई देश लूट के आपसे बड़ा नौटंकी बात कोई। अच्छा मैं जी आपसे एक सवाल, एनसीपी के साथ हमने तो शर्तों पे बनाई, आपने तो बेशर्मों की तरह नेशनल करप्ट पार्टी के साथ सरकार बना दी बिना कंडीशन के। तो देखिए मोदी जी स्टेज पे बोलते हैं नेशनल करप्ट पार्टी है और उसे समर्थन देते हैं, हमने शर्तों पे समर्थन दिया था। वाला है एक महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी सवाल आपसे। आपके अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति दिल्ली में कर रही है। इससे उनका आशय क्या, आप पे क्या आशय है? कौन सी नफरत की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी?
देखिए विनोद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका एक पैटर्न बन गया है। जब से अमित शाह जी प्रेसिडेंट बने हैं, वो तो क्या खुद ही बहुत दागदार आदमी है, जब से प्रेसिडेंट बने जहां भी वो जाते हैं इलेक्शंस के पहले दंगे होते हैं। आप खुद देखिए एक पैटर्न बनता जा रहा है। अब त्रिलोकपुरी में हो रहे हैं दंगे, ठीक है, वहां पे इनके खुद के विधायक सुनील जी, जो पहले के विधायक थे, पूर्व विधायक, वो लोगों को भड़काते हुए देखे गए। जर्नलिस्ट तक नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी है सुनील के बारे में, सुनील जो उनका नाम है, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये पैटर्न क्यों बनता जा रहा है? पहले तो कभी ऐसे नहीं हुए। ये बीजेपी की सरकार जब से आई है, यूपी में दंगे हुए, सब जगह दंगे, और त्रिलोकपुरी में दंगा कर दिया। यानी ये बीजेपी खड़ा कर रही है ना, सुनील जी जाते हैं वहां लोगों को भड़काते हैं, इसका क्या मतलब है? मात्र संयोग है कि जहां जहां चुनाव होता है उसके पहले वहां दंगा भड़क जाता है और आरोप आप पर लगता है। देखिए ये लोग शुरू से कहते रहे, उनके पास सब कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ये बात कहते रहे, निपट गए, कि खुद केजरीवाल जी वहां गए और उन्होंने कहा मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा जी, मैं तो 100 सीट जीत रहा हूं जी। ऐसा 100 के 100 99 थे, उनके जवान जब्त हो गए, ये खुद 3.5 लाख से भाई मुझे एक क्वेश्चन करने समझ में नहीं आती है। मुद्दे की भी कभी कोई बात कर दिया करो। देश अब आपके इस भाषा से नहीं चलने वाला, देश सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं चलने वाला। देश में आप जिस भाषा को जिस पैटर्न पर ले जा रहे हैं नहीं चलने वाला। दिल्ली में ये पूछ रहे लोग, नहीं दिल्ली में ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि हमारे विधायक मकान नहीं लेंगे, तो क्यों ले लिए? भाई ने मुझे एक बात बताया, गाड़ी नहीं लेंगे, आपने गाड़ी क्यों लिए? आपके केजरीवाल जी आज सरकारी मकान लिए हुए हैं, वो क्यों लिए? ये पूछ रहे हैं लोग। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि वो केजरीवाल जी कहाँ गए जो दिल्ली की बात करते थे? मोदी जी 15 लाख रुपए खा गए मेरे। अडानी और मुकेश अंबानी भाई एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपसे करना चाहता हूं। अडानी अंबानी को भेज देंगे आप लोग। अच्छा मयंक जी, आपसे कुछ उमेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। मयंक भाई आपने बिल्कुल करिए। आपने बीजेपी के बारे में कहा, कांग्रेस के बारे में कहा, बहुत सारी आप बात बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा घोटाला किया है, वैसा घोटाला किया है। मुझे बस एक ही प्रश्न का जवाब, वैसे मैं 2 पूछूंगा आपसे, लेकिन एक का पहले मैं जवाब आपसे लूंगा। मुझे ये बताएं कि अन्ना हजारे जी, जो कि आपके भी गुरु हैं और मेरे भी गुरु हैं, वो जब यहाँ पर हमारे यहाँ धरना उन्होंने धरना किया, यहाँ पर उन्होंने लोकपाल के लिए मांग की, तो यहाँ पर 125 करोड़ रुपया आया था। वो पैसा कहाँ है? इसका मुझे आप जवाब मनीष सिसोदिया से दिलवाइए या केजरीवाल से दिलवाइए। ये आज का मुद्दा नहीं। सर एक बात दूसरी बात पेपर कम पढ़ते हैं, दूसरी बात दोनों जवाब लूंगा। दूसरी बात मुझे आप बताइए, वो किसके समाज से भी हम समझ गए, वो किसके समाज से भी हम समझ गए। मुझे दूसरी बात और करनी है आपसे, मुझे बताइए मुद्दे क्या हैं आपके पास? उनके जो पट्टी समाज से भी की लगी है ना। मेरे भाई आप मुद्दे बता दो, आपके पास क्या है? मुद्दे क्या? हमने तो बोल दिया ऑलरेडी। दिल्ली में मुद्दे क्या है आपके पास, से बता दो मुझे। अब मुद्दे क्या है? तो बता रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुनाइए ना। सुनने की ताकत तो रखिए, सुनने की हमारा समय समाप्त हो रहा है। आप एक संक्षेप, आप एक वाक्य बोल दीजिए। अच्छी एजुकेशन दिल्ली को 5 साल के अंदर वर्ल्ड की टॉप सिटीज में लाना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। लेकिन और इस निष्कर्ष पर आज ये पहुंचा जा सकता है कि दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो जैसी जिन स्थितियों में हो रहे हैं उसके लिए समान रूप से ये सभी राजनीतिक दल जो यहाँ दोषी हैं। इन्होंने 9 महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद अंत में जब सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप होता है और उपराज्यपाल बुलाते हैं, तब ये जाकर बोलते हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये 9 महीने तक जनता के साथ यहाँ छल किया गया। बहरहाल अब एक जो विचित्र स्थिति, बल्कि रोचक स्थिति पैदा होने वाली है ये जो चुनाव में, कि ये पूरा का पूरा चुनाव अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एक बार वाराणसी में पछाड़ खा चुके अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मोदी लहर में बच पाएंगे या हवा में उड़ जाएंगे, या प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन अब आशा यह की जाती है कि दिल्ली की जनता को एक अस्थायी और स्थिर सरकार इस बार मतदाता चुन करके देगा और उसके साथ दोबारा फिर छल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, अशोक जी और कुणाल चौधरी जी, मयंक जैन जी, आप सबों का बहुत बहुत आभार चर्चा में भाग लेने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय राजचक्र में एक नए विषय पर, नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।